अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है नेफ्रॉन का फंक्शंस। ठीक है जी। नेफ्रॉन के फंक्शन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा है। अगर आपने अपने माइंड में रिवाइज कर लें, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने डिस्कस किया। रीनल कार्पसल था, दो पार्ट्स मेन होते हैं, रीनल कार्पसल एंड रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल, रीनल टिब्यूल दोनों के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। रीनल कार्पसल जो है वो क्या करता था, यानी उसके अंदर फिल्ट्रेशन होनी है और रीनल टिब्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन होनी है। अब उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो अपना जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वो कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इससे पहले नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसके अंदर क्लियर होता है ब्लड, उसके अंदर से वेस्ट रिमूव किए जाते हैं और हर एक जो किडनी है, यानी उस टोटल किडनीज का वेट जो है वो टोटल बॉडी का 1%, लेस देन 1% होता है और रिसीव 20% ब्लड विद ईच कार्डियक बीट। हर एक बीट दिल धड़कता है तो बॉडी के अंदर से जो एफरेंट आर्टरी है किडनी की, उसने उसके अंदर प्रेशर देना है और वहाँ से वो पास आउट होगा 20% ब्लड। इसके साथ ये यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, यानी जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो भी किसके साथ कंट्रोल होगी, बीट। हार्ट बीट करता है, ब्लड उधर से प्रेशराइज होके ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से कैपिलरीज के अंदर से जो वेस्ट है और उसके साथ कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, अमीनो एसिड और ये सब चीज़ें, वो भी उस माइन्यूट पोर्स के साथ फिल्ट्रेट बन के ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिक जो है वो इसके अंदर तीन फंक्शंस हैं, तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट, देन थर्ड वन इज द सिक्रीशन। डिटेल से डिस्कस करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, कौन से पार्ट में होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रिजल्ट क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर रीनल कार्पसल इन्वॉल्व होता है। रीनल कार्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी जब किडनी की तरफ ब्लड लेके आ रही है तो वो वाली आर्टरी के अंदर इतना प्रेशर होता है कि वो जब कैपिलरीज के अंदर, यानी वही फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, तो वो कैपिलरीज के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर देती है। उस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो उन माइन्यूट पोर के अंदर से, वो पोरस होती हैं, माइन्यूट पोर्स के अंदर से पास आउट होके ल्यूमन के अंदर आ जाती हैं। उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं, वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है। अब इसके अंदर अगर आप इसको इस फिगर के अंदर देखें तो ये उसका है रीनल कैप्सूल, यानी बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो इस ल्यूमन के अंदर पास होता है और उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट्स, वाटर, नाइट्रोजन वेस्ट। अब इस ल्यूमन के अंदर से आगे जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसका रीनल ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब इस ल्यूमन के अंदर क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी और रीअब्जॉर्प्शन वेरी फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो जाती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर और लूप ऑफ हेनले। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, यू कैन सी वाटर भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे साल्ट्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर से ये इसके लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स बन जाते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक्सटेंडेड लूप जो आता है उसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा, एक इसका लूप डिसेंडिंग लिम्ब है और एक इसका लूप असेंडिंग लिम्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब होगा, बाकी चीज़ें इसके अंदर से एब्जॉर्ब नहीं होती। और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, ट्यूब्यूल के अंदर से, उसके ल्यूमन से इंटरस्टिशियम के अंदर। नाउ क्वेश्चन इज इंटरस्टिशियम क्या होती है। इंटरस्टिशियम का मतलब है जो सेल्स के दरमियान स्पेस पड़ी होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो आपके पास है सिक्रीशन।
सिक्रीशन के अंदर क्या होगा कि जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है किसकी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, उसके अंदर सिक्रीशन की जाती है हाइड्रोजन आयंस की। यानी पहले दोनों के अंदर डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले दोनों में एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी चीज़ें ट्यूब्यूल के अंदर से निकाली जा रही हैं। बट इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चीज़ें ट्यूब्यूल के अंदर डाली जाएंगी और वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए उसके अंदर जो फिल्ट्रेट होगा उसकी पीएच डिफरेंट हो जाती है। पीएच को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन आयन सिक्रीट किए जाते हैं। अब फंक्शंस जो है वो मेन फंक्शंस क्या हैं उसके, आपके पास किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन के, उसका फर्स्ट फंक्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विच टेक प्लेस इन द रीनल कार्पसल एंड द फिल्ट्रेट विच इज द रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन goes to the distal convoluted tubule and loop of Henle for maximum reabsorption of salt and water. Then this filtrate which is maximum reabsorbed goes to the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule epithelial cells release hydrogen ions to lumen to maintain the pH of the filtrate. अब एक और चीज़ वो ये है, किडनी के अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म पाया जाता है उसके लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले के अंदर जो उसको सराउंड कर रही होती कैपिलरीज, वो और लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो दोनों, यानी ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इन द वाजर एक्टा एंड द फिल्ट्रेट विच इज पासिस टू which is passing in the lumen of the loop of Henle makes the counter current mechanism. Counter current क्या चीज़ है? Counter means opposite and current is the flow of material, flow of fluid, कोई भी हो सकता है। तो आपके पास जो दो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन में कोई चीज़ पास हो रही है फ्लूइड फॉर्म में, तो वो काउंटर करंट है। अब काउंटर करंट बनेगा कैसे कि आपके पास दो लूप्स हैं, एक डिसेंडिंग, सेकंड असेंडिंग। इस लूप के ऊपर वाजर एक्टा सराउंड करती है और वो कैपिलरीज का मजीद नेटवर्क होता है जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करेगी। अब लूप ऑफ हेनले को जो सराउंड करी, अगर तो डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट डाउनवर्ड है तो जो ब्लड की कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो होगा वो अपवर्ड होगा, और जो असेंडिंग लिम्ब है जिसमें जो मटेरियल है फिल्ट्रेट है उसका फ्लो अपवर्ड है, तो जो इधर से ब्लड इसके साथ कैपिलरीज पास हो रही होंगी उनके अंदर जो फ्लो होगा ब्लड का वो डाउनवर्ड होगा। इन दोनों की वजह से जब दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चीज़ें जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर जाती हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब जो होते हैं हेनले के, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर होते हैं और वाजर एक्टा उसके ऊपर काउंटर करंट मल्टीप्लायर बनाता है। वो कैसे, वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। अब इस चीज़ के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करनी है तो उसके ऊपर एनर्जी भी यूज़ की जाती है। कंसनट्रेटेड यूरिन को आप कह सकते हैं कि कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगी, जब इसके अंदर से मैक्सिमम वाटर और उसके साल्ट जो है वो निकाल लिए जाते हैं। अब इन दोनों लिम्ब्स का एक दूसरे से डिफरेंस ऐसे भी, एक तो डायरेक्शन का डिफरेंस हो गया, दूसरा इनके अंदर ये है कि परमेबिलिटी डिफरेंस है। परमेबिलिटी डिफरेंस कैसे है कि जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, उसमें वो वाटर के परमेबल होते हैं वो सेल्स, यानी पानी लूप के अंदर से इंटरस्टिशियम के अंदर मूव करता है, बट साल्ट्स या जो भी कोई मटेरियल है वो इसके अंदर से यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता सिवाय वाटर के। तो डिसेंडिंग लूप है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी फॉर वाटर, वाइल असेंडिंग लूप एक्टिवली सीक्रेट साल्ट्स। सेकंड जो लूप है असेंडिंग लूप है,
इसमें जब फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है तो ये इंटरस्टिशियम के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है बट नो वाटर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लूप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिप। एक उसकी डायरेक्शन फ्लो, दूसरा उसके अंदर जो मटेरियल का फ्लो है वो भी स्पेसिफिक है। एक के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, दूसरे में सोडियम क्लोराइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो किडनी का ग्रेजुअली कंसंट्रेट होता है कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। हाउ? क्योंकि ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं दैट दीज इंडिकेट दैट दिस पोर्शन इज द मिडल मेडुला एंड दिस इज द इनर वन मेडुला। अब मिडल मेडुला के अंदर कंसंट्रेशन होगी, लेकिन जो इनर मेडुला होगा वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगी। जो भी फिल्ट्रेट है वो कैसे होगा कि वहां से वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा बाकी सारे का सारा सल्यूट कंसंट्रेट होता जाएगा, और सल्यूट कंसंट्रेट होने के साथ साथ यूरिया उसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब हो गया, डाइल्यूशन कम होती जाएगी। तो जब इनर मेडुलरी पार्ट के अंदर से फिल्ट्रेट पास हो रहा होगा तो वो हाईली कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो वाटर का फ्लो नहीं होने देता क्योंकि वाटर के इम्परमिएबल हो जाता है। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस टेक्स प्लेस। Transport of sodium ions takes place with the expenditure of energy, which is active transport. और जहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि बजाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो, अगेंस्ट होती है। यानी अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट है तो मटेरियल जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा, जहाँ पे कम होगा। लेकिन जब अगेंस्ट मूव करना है तो जहाँ से कम होगा वहाँ से मटेरियल मूव करेगा, और कहाँ जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ पे मटेरियल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अब इसके साथ जो सोडियम की ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए है क्योंकि सोडियम बाहर पहले ही ज़्यादा होता है इंटरस्टिशियम के अंदर, बट सोडियम को ल्यूमन के अंदर से निकाला जाता है, वहाँ से उसको उस इंटरस्टिशियम के अंदर डाला जाता है। इस वजह से उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जैसे जैसे वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, सोडियम क्लोराइड भी निकल गया, यानी साल्ट भी निकल गया, तो बाकी चीज़ उसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर क्या बची, यूरिया। तो मैक्सिमम यूरिया प्रेजेंट होता है उस फिल्ट्रेट के अंदर और वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाती है। अब उसकी कंसंट्रेशन को ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए जो लास्ट पोर्शन होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अब उसने एब्जॉर्प्शन नहीं करनी, उसने उस फिल्ट्रेट के अंदर उस पोर्शन के अंदर सिक्रीशन की जाती है। और सिक्रीशन किस चीज़ की जाती है, वो हाइड्रोजन आयन की। और हाइड्रोजन आयन की जब सिक्रीशन होगी तो हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, पीएच को मेंटेन कर दिया जाता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर यूरिन फॉर्मेशन सिर्फ किडनी के अंदर, ये जो कंट्रोल है वो सिर्फ किडनी के पास नहीं होता। कमांड इसकी जो है वो दो तरह से होती है। एक न्यूरोनल कमांड होती है, यानी न्यूरोनल कंट्रोल होता है, न्यूरॉन्स का कंट्रोल होता है, मैसेज दिमाग की तरफ से आएगा, फंक्शंस परफॉर्म होंगे। दूसरा इसका जो कोऑर्डिनेशन है या कंट्रोल है वो केमिकल्स के पास होता है। ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं और उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल्स दैट आर रिलीज बाय वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दैट अफेक्ट inhibit or promote the effect of other cells or group of cells, उसको आप बोलते हैं हार्मोन्स। तो अब इसके अंदर हार्मोन्स का क्या रोल है, कौन से हार्मोन्स जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसका क्या फंक्शन है, किसका किस पार्ट के ऊपर इफेक्ट है, वो हम देख लेते हैं। हार्मोन्स के ज़रिए भी एब्जॉर्प्शन जो है फिल्ट्रेट की होती है और उसके अलावा जो है वो आपके पास फंक्शंस परफॉर्म, नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इसमें दो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एक एल्डोस्टेरोन है, सेकंड वन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, कौन करवाता है, वो हम देख लेते हैं। आपको मैंने बोला था कि एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में दो किडनी होते हैं, उस हर एक किडनी के ऊपर येलो कलर का एक
सेल्स का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं, और ऐसे सेल जो अपने अंदर से केमिकल रिलीज करते हैं, और उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। अब एड्रीनल ग्लैंड है, किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर, हर एक किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड, तो 2 किडनीज 2 ग्लैंड्स। अब जैसे किडनी के अंदर हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था, 2 रीजन्स आए थे, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के साथ प्रेजेंट है, उसमें भी 2 पोर्शन होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो जो एल्डोस्टेरोन है वो कॉर्टेक्स के जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वहां से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होगा? उसका काम है कि वो असेंडिंग लिम्ब के अंदर एक्टिव अपटेक स्टार्ट करवा दे सोडियम की, यानी सोडियम आयंस की एक्टिव अपटेक जो है वो करवाए। वो कौन करवाएगा? जो उसको लिम्ब को फोर्स करेगा कि अब इसके अंदर से सोडियम क्लोराइड निकालो इंटरस्टिशियम के अंदर से, वो एल्डोस्टेरोन करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से होगा? एल्डोस्टेरोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज लोकेटेड ऑन द किडनी। सेकेंड जो हार्मोन है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जब आपके पास यूरिन कंसंट्रेटेड, यूरिन बॉडी के अंदर से वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, बॉडी फ्लूइड में नॉर्मल परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट्स कम है, उस टाइम में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज किया जाता है। दिस हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, and at the time of need posterior pituitary will release it into the blood, and its target is the collecting duct, the part of the nephron. अब वहां से यहां से बॉडी फ्लूइड ने पास आउट किया, मैसेज मिला हाइपोथैलेमस को कि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर कम है। तो क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने अपने आप को इस सारे सीन से आप कह सकते हैं अवेयर किया, वहां से अपने अंदर से उसने सिक्रीशन करना शुरू कर दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इस हार्मोन की ज़्यादा हुई, टारगेट किया इसने किडनी को जाके, और किडनी के अंदर भी जाके नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट को, कलेक्टिंग डक्ट को। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और वो छोटे छोटे से पोर्स तब खोले जाते हैं जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जब वो पोर्स खोले जाते हैं तो जो फिल्ट्रेट जो यूरिन बन गई थी उसमें से भी मैक्सिमम वाटर इंटरस्टिशियम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और मैक्सिमम कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो उसके अंदर से प्रोड्यूस होगी। बट एंटी डायूरेटिक हार्मोन तब इनहिबिट कर दिया जाता है जब बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड की वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट कर दिया जाता है। जब ये इनहिबिट होगा तो डेफिनेटली यूरिन की जो प्रोडक्शन होगी वो डाइल्यूट यूरिन होगी। और इसके साथ साथ किडनी के 2 फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शन इज द एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ nitrogenous waste from the blood. The second function is osmoregulation. It maintains the water contents in the body fluid. अगर आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फिगर जो है वो दिखाई जाए, उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करती हैं अगर आप कंफ्यूज हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर छोटे छोटे से पोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन पोर्स का कंट्रोल किसके पास है? वो आपके पास किसके पास है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के पास। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर ब्लड में रिलीज हो गया है तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर आके इफेक्ट करेगा इन सेल्स को, इन सेल्स के ऊपर करेगा तो ये पोर्स छोटे छोटे से ओपन हो जाएंगे, और ये पोर्स सिर्फ परमिएबल हैं वाटर के, और पानी के परमिएबल होने का मतलब एक फ्लो में मूवमेंट होगी। यहां से पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, इधर से वाटर इधर फ्लो करेगा। तो जितना भी पानी इस यूरिन के अंदर होगा, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होगा, वो मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है व्हेन देयर इज एन एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जब वो नहीं होगा, यानी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट नॉर्मल है, तो वो क्या करेगा? इस
के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं आया, तो इसका मतलब ये पोर्स क्लोज रहेंगे और वाटर का जो मूवमेंट है वो कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में नहीं होगी। थैंक यू सो मच।